हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राज क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 के फोर्थ लेक्चर ह्यूमन एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में फोर्थ लेक्चर, चौथा घंटा कहेंगे, वहां चलेंगे। जान लेते हैं पहले 3 घंटों में पहले 3 आवर्स में हमने क्या क्या कवर किया है। पहले 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर के पहले लेक्चर्स में हमने एथिक्स की डेफिनेशन समझी। उसमें एक टर्म आया था डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन, उसका अर्थ समझा था हमने, मीनिंग क्या है डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन का। ये 3 टर्म्स, 3 कंपोनेंट्स हैं जो किसी एक्शन को डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा था स्कोप ऑफ एथिक्स, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड एंड क्राइटेरिया टू मेरिट एंड डिमेरिट। स्कोप ऑफ एथिक्स में हमने समझी थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करती है एथिक्स, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम से डील करती है एथिक्स, सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करती है एथिक्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम से डील करती है एथिक्स, रिलीजियस प्रॉब्लम से डील करती है एथिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इश्यूज मैटर से डील करती है एथिक्स। फिर हमने कल समझा था व्हाट एथिक्स इज नॉट। स्कोप समझने के बाद समझा था कि एथिक्स क्या नहीं है। एथिक्स इज नॉट वैल्यू हमने डिस्कस किया था डिटेल में। एथिक्स इज नॉट सोशल नॉर्म्स कैसे नहीं है ये भी डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वाले लेक्चर में आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट बन रखी है एथिक्स की, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो तीसरे चैप्टर में ये आपके चैप्टर्स मिल जाएंगे। एथिक्स रिलीजन कैसे नहीं है ये भी हमने सिद्ध किया था पिछले लेक्चर में, और एथिक्स इज नॉट लॉ ये भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि एसेंस ऑफ एथिक्स से क्या मतलब है। एसेंस ऑफ एथिक्स मतलब फीचर्स, क्या वो फीचर्स हैं जो एथिक्स को एथिक्स बनाते हैं, यानी किसी सब्जेक्ट के कोर एसेंस, कोर प्रिंसिपल, कोर फीचर्स क्या हैं जो उस सब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे इकोनॉमी की जब बात करेंगे तो इन्फ्लेशन, जीडीपी, टैक्सेशन, इस तरह की चीजें उसका एसेंस है। बैंकिंग, मनी, मॉनेटरी पॉलिसी, अगर उनमें से हम इसमें से चीजें हटा देंगे तो इकोनॉमी नहीं बचेगी। ऐसे ही कुछ चीजें एथिक्स हैं, एथिक्स के कंपोनेंट्स हैं, फीचर्स हैं जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने देखा था स्क्रूटिनाइज डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन, डिफाइन व्हाट इज गुड और बैड, एनालाइज लॉ, सोशल नॉर्म्स, इट सेव्स मैन एंड सेव्ड बाय मैन, डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट, सब्जेक्टिव इन नेचर, रूटेड इन द सेंस ऑफ जस्टिस एंड मेंटेन्ड बाय द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक हमने पिछले लेक्चर में अपने में समझ लिया था। आज हम समझेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। मतलब आप कोई एक्शन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उस एक्शन की, उस एक्ट की, उस बिहेवियर की, उस कंडक्ट की एथिकलिटी चेक करनी है। इससे मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स। कोई काम किसी व्यक्ति ने किया, कोई एक्शन, किसी बिहेवियर, कंडक्ट, एक्शन, कुछ भी मानो, कुछ किया किसी ने किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में उस काम की, उस एक्शन की, उस बिहेवियर की, उस कंडक्ट की एथिकलिटी चेक करनी हो तो किन बेसिस पे करते हैं। क्लियर है? एसेंस ऑफ एथिक्स में हमने समझा था कि एथिक्स के एसेंशियल फीचर्स क्या है। यहां हम समझ रहे हैं कि एथिक्स को मतलब किसी पर्टिकुलर काम को, किसी एक्ट को, किसी बिहेवियर को, किसी कंडक्ट को, कौन सी वो चीजें हैं जो डिफाइन करती है एथिकल होगा या नहीं होगा, उसे बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। समझ में आ रहा है? ये पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर एक्शन की एथिकलिटी चेक करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनको बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स। इसके बाद एक स्लाइड आएगी जिसमें लिखा जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स। तो वो पर्टिकुलर एथिक्स, पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके जनरल एथिक्स को डिफाइन करते हैं, शेप करते हैं या डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स होते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स और डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स दोनों में डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, समझने की जरूरत है। वहां भी एथिक्स को ही डिफाइन कर रहे हैं, एथिक्स को शेप कर रहे हैं एथिक्स। यहां ये पैरामीटर है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर कंडक्ट की एथिकलिटी चेक करने के। तो डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स जब टर्म आएगा आपके सामने तो आप क्या समझेंगे, ये क्या है? पैरामीटर्स। क्या है?
पैरामीटर्स हैं, किसके लिए? टू चेक व्हाट? टू चेक एथिकलिटी। एथिकलिटी ऑफ व्हाट? पर्टिकुलर कंडक्ट। आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई कंडक्ट, बिहेवियर, एक्शन किया, उस पर्टिकुलर कंडक्ट, बिहेवियर, एक्शन की एथिकलिटी चेक करनी है कि वो सही है या नहीं, तो इसके लिए हमको कुछ पैरामीटर चाहिए होंगे। उन्हीं पैरामीटर्स के सेट को बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स। इज दैट क्लियर? आइए समझते हैं कि वो पैरामीटर्स क्या हैं जिन्हें हम सेट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स बोलेंगे। ये पैरामीटर्स का सेट है, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? सबसे पहली बात कि वो क्या होनी चाहिए, आपका ह्यूमन कंडक्ट। अगर आपकी एक्शन की एथिकलिटी चेक करनी है, वो एथिकल है या नहीं, पहला सवाल ये है कि क्या वो एक्शन डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन थी। और डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन हम इस चैप्टर के पहली ही स्लाइड में समझा था। 3 कंपोनेंट होते हैं, वॉलंटरीनेस होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए और फ्री विल उसमें होनी चाहिए। जब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी तब तक कोई भी ह्यूमन एक्शन डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन नहीं माना जाएगा। जैसे भरी सभा में आपने छींक मार दी, तो छींक मारना वॉलंटरी एक्शन नहीं है, नेचुरल है, आ गई। अब कोई थोड़ा ना तुम्हें उसके बिहाफ पे सभा से बाहर कर दिया जाएगा, निष्कासन कर दिया जाएगा। उसे सही या गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल एक्टिविटी है जिसमें वॉलंटरीनेस, कॉन्शियसनेस शामिल नहीं है, फ्री विल शामिल नहीं है। तो किसी भी ह्यूमन एक्शन की एथिकलिटी चेक करनी है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो एक्शन डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन है। अगर नहीं तो हम उसकी एथिकलिटी में जाएंगे ही नहीं। तो सबसे पहली बात डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन होना चाहिए। अब डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन है तो उसके पीछे का पर्पस डिफाइन करेगा कि आपकी जो कंडक्ट है, एक्शन है, वो एथिकल है या नहीं। जैसे आपने झूठ बोला, किसी कैंडिडेट ने झूठ बोला, तो अब इस झूठ बोलने का एक्शन जो है, ये जो एक्शन है, ये नेगेटिव है बाय नेचर। ये एक्ट तो नेगेटिव है बाय नेचर, लेकिन इसकी एथिकलिटी चेक करनी है पर्पज के हिसाब से। तो एक पर्पज हो सकता है सेल्फिश, कि अपने फायदे के लिए झूठ बोला, और एक हो सकता है सोसाइटल, मतलब कंपैशन में झूठ बोल दिया। मतलब मान लो आपके घर में कोई बेचारा जीव या बेचारा आदमी आके छुप गया और उसका पीछा करते हुए गुंडे आ रहे हैं, और आपने बोला कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं है, तो आपने झूठ बोला है। एक जो एक्ट नेगेटिव है बाई नेचर वो किया है, लेकिन आपके उस एक्शन के पीछे का जो पर्पज है वो है किसी की जान बचाना। तो सेविंग द लाइफ, वो पर्पज बड़ा है उस एक्शन से जो झूठ बोला है। तो झूठ बोलने का जो एक्शन है वो छोटा है, लेकिन इसके पीछे का जो पर्पज है वो बड़ा है। और पर्पज जब बड़ा होता है तो एथिकलिटी चेंज हो जाती है। तो एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट, नेगेटिव एक्शन के साथ अगर पॉजिटिव, ग्रेटर पॉजिटिव पर्पज लग जाए तो उसकी एथिकलिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पर्पज भी बहुत बार डिसाइड करता है कि आपका एक्शन, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर एथिकल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब यही झूठ बोलना, ये ऑब्जेक्ट है अपने आप। एथिक्स में कोई भी कंडक्ट, कोई भी बात, वो ऑब्जेक्ट मानी जाएगी। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव? जैसे चैरिटी, ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है अपने आप में। और स्नैचिंग, छीन लेना, ये नेगेटिव ऑब्जेक्ट है। तो आपने छीना, कोई छीनने का काम किया या देने का काम किया, इससे आपकी एथिकलिटी चेक होगी, ऑब्जेक्ट से चेक होगी। आपने किया क्या, बाय नेचर नेगेटिव काम किया है कि बाय नेचर पॉजिटिव काम किया है। ठीक है? जैसे वायलेंस, वायलेंस जो है वो बाय नेचर नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, लेकिन नॉन वायलेंस बाय नेचर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है।
तो आपके एक्शन की ऑब्जेक्ट माना जाएंगे। अब एक्शन क्या बन गई है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बाय नेचर नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये भी आपकी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट की, कंडक्ट की एथिकलिटी के लिए एक पैरामीटर के तौर पे काम करेगा। सरकमस्टेंस, कोई काम आपने किया तो सरकमस्टेंस क्या थी, यहां झूठ बोला, किसी की जान बचाने की सरकमस्टेंस। क्या मान लो, क्या मान लो, घर में चोर घुस आए, थीव्स, और आप बिस्तरे के नीचे, बेड के नीचे छुप गए। तो छुपना, जो छुपने का काम है, हाइडिंग, जो हाइडिंग का काम है, हाइडिंग का काम इन जनरल, इन जनरल कैसा माना जाता है, कायर का काम माना जाता है। तो बाय नेचर नेगेटिव काम है। बाय नेचर कैसा काम है, नेगेटिव, छुपना। करेजियस काम तो नहीं है ना ये। करेज जो है वो पॉजिटिव माना जाता है बाय नेचर। तो हाइड, आपने छुपा, खुद को छुपा लिया, लेकिन सिचुएशन क्या थी, कंटेक्स्ट। सिचुएशन, कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट है कि भैया चोर आ गए, जिनके हाथ में बंदूक हैं, छुरे हैं, या जो भी हथियार है, कुछ हथियार हैं, वो मार देंगे, दयालु भी नहीं है। इस सिचुएशन में तो आपकी जो नेगेटिव ऑब्जेक्ट की एक्टिंग है, मतलब एक एक्ट है, कंडक्ट है हाइडिंग का, छुपने का, वो आपने किया, लेकिन कंटेक्स्ट ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं था अपनी जान बचाने का। अपनी लाइफ बचाना भी सेल्फिश नहीं माना जाता, सेविंग द लाइफ। अब ये जरूरी नहीं है कि दूसरों की लाइफ बचाना ही हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी कभी अपनी लाइफ बचाना भी बहुत पॉजिटिव काम होता है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट, सिचुएशन भी आपकी उस पर्टिकुलर कंडक्ट की एथिकलिटी के लिए एक पैरामीटर माना जाएगा। कॉन्सिक्वेंस, आपके पर्टिकुलर एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये भी आपके उस कंडक्ट की एथिकलिटी के लिए एक पैरामीटर के तौर पे काम करेगा। आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने मान लो चैरिटी की, आपने चैरिटी की, चैरिटी की किसकी, किसी को बीड़ी पिला दी, या तंबाकू खिला दिया, शराब पिला दी, आपने दान किया है। काम तो बाय नेचर पॉजिटिव है, चैरिटी की है, फ्री में बीड़ी का बंडल दे दिया, गुटखा दे दिया, दारू दे दी, ये काम चैरिटी का है। मतलब चैरिटी की बाय जो नेचर है, ऑब्जेक्ट है, उसमें कॉन्सिक्वेंस नहीं जुड़ा होता, उसमें बिना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के कुछ देना ही चैरिटी है। और आपने दी बीड़ी या दारू की बोतल या गुटखा, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एक्शन होते हुए भी उसके कॉन्सिक्वेंस ने उस एक्शन को नेगेटिव कर दिया। तो आप जब भी कोई एक्ट कर रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये भी उस एक्शन की एथिकलिटी डिसाइड करेगा। गॉट द पॉइंट। आगे, मीन्स, आपने कोई काम करने के लिए क्या मीन अपनाया, मतलब मीन्स मतलब उपकरण, मीन्स मतलब साधन। आपने कोई काम करना था, आपको पास होना है एग्जाम में, ये आपका गोल है, पर्पज बोलेंगे इसे, पर्पज पवित्र है। लेकिन पवित्र पर्पज को पाने के लिए आपने क्या की, नकल, चीटिंग कर दी आपने। जब चीटिंग करेंगे तो ये जो मीन है, ये साधन है, ये मीन क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव गोल होने के बावजूद, क्योंकि मीन नेगेटिव है, इसलिए आपका जो एक्शन है वो नेगेटिव यानी अनएथिकल माना जाएगा। तो पॉजिटिव पर्पस होने के बावजूद, अच्छा पर्पस होने के बावजूद, अगर आपने मीन यानी साधन गलत लिया है, तब भी आपका एक्शन गलत माना जाएगा, अनएथिकल माना जाएगा। गॉट द पॉइंट। हमने देखा कितने पैरामीटर्स हैं, मेनली 6 पैरामीटर्स हैं।
डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन होना चाहिए, पर्पज पवित्र होना चाहिए। अगर किसी एक्ट को, कंडक्ट को, बिहेवियर को एथिकल मानना है, बनाना है, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका कंडक्ट क्या होगा, एथिकल माना जाएगा। डिपेंड करता है इनमें से कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है, उसी के बेस पे। ऑब्जेक्ट की जो नेचर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सरकमस्टेंस डिसाइड करेगी कि आपका एक्शन एथिकल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव के वो पर्पज, ऑब्जेक्ट और डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन था कि नहीं था। पांचवा कॉन्सिक्वेंस डिसाइड करेगा। कॉन्सिक्वेंस अगर ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर है तो ज्यादातर केस में आपके एक्शन को एथिकल मान लिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव के मीन कंप्रोमाइज हुए। और छठवां और लास्ट है मीन, साधन, कि आपका चाहे पर्पज कितना ही पवित्र हो, आपने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए गांधी जी ने नॉन वायलेंस में क्यों इंपॉर्टेंस दिया था, क्योंकि वो मीन की पवित्रता में भरोसा रखते थे, साधन की पवित्रता में। साधन और साध्य दोनों को ही गांधी जी ने महत्वपूर्ण माना। साध्य था गांधी जी का स्वतंत्रता, और साधन था सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के साधन के साथ गांधी जी ने प्रमोट किया था। उनका कहना था कि अच्छे गोल की प्राप्ति भी अच्छे साधन से ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता पाने के लिए आप गोलीबारी, लड़ाई, दंगा, हिंसा, वायलेंस मत करो, लड़ो मत, मारो मत। वो कहते ना उन्होंने, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो वो वही मीन और पर्पज की बात कर रहे थे। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे आपकी किसी भी ह्यूमन कंडक्ट की एथिकलिटी जज होती है, जज कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स क्लियर हुआ। मतलब क्या है, अब एथिक्स के अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स। अब जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बीच रिलेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने 6 पैरामीटर्स देखे, डिटर्मिनेंट्स देखे, उन 6 में क्या क्या केस हो सकता है। मैनी टाइम्स कुछ ओवरलैप कर सकते हैं, मैनी टाइम्स कुछ वेरी कर सकते हैं, और मैनी टाइम्स कुछ कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। और तीनों ही केस मैंने पिछली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करते हुए ही बताया था ना कि पर्पज, अगर आपका पर्पज पॉजिटिव हो भी सकता है, लेकिन उसके साथ अगर मीन नेगेटिव हुआ तो एक पर्पज भी पैरामीटर है और मीन भी एक पैरामीटर डिटरमिनेंट है। दोनों पर्पज पॉजिटिव हो गया और मीन नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। ये वेरी भी कर सकते हैं और ऐसे ही ओवरलैप भी कर सकते हैं। पॉजिटिव पर्पज के साथ पॉजिटिव मीन भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव पर्पज के साथ न्यूट्रल मीन भी हो सकता है। न्यूट्रल पर्पज पॉजिटिव है लेकिन जो मीन है वो न्यूट्रल हो सकता है, तो वेरी कर सकते हैं। मैंने पर्पज और मीन को लिया है, आप 6 के कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, खूब सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लग सकते हैं, उसमें जाने की जरूरत है नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो मैनी टाइम्स ओवरलैप कर सकते हैं, मैनी टाइम्स वेरी कर सकते हैं और मैनी टाइम्स कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। यानी एक डिटर्मिनेंट कुछ कह रहा होगा, दूसरा डिटर्मिनेंट कुछ और कह रहा। गॉट द पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। अब समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स। इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। जब भी मेंस के आंसर्स की कॉपी मैं बच्चों की देखता हूं तो बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स की जगह फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स लिख देते हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स लिख कर चले जाते हैं। तो बड़ा क्लियर कट है, समझना ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स का मतलब है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने जो कोई कंडक्ट किया, उस कंडक्ट की अगर हमको एथिकलिटी चेक करनी है कि ये काम एथिकल है या नहीं, उस केस में जिन पैरामीटर्स का यूज होता है वो कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। और किसी सोसाइटी, समाज, दुनिया, जहां देश की एथिक्स, ओवरऑल एथिक्स को जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स। यानी इंडियन सोसाइटी की एथिक्स जो बनी, जो डेवलप हुई,
उनको कुछ फैक्टर्स ने अफेक्ट किया होगा, नहीं किया होगा? धर्म ने, सोसाइटी ने, इकोनॉमी ने, सोशल ने, मतलब जो भी फैक्टर्स रहे होंगे उन सब फैक्टर्स ने अफेक्ट किया होगा। यानी इंडियन सोसाइटी की एथिक्स में टॉलरेंस आई तो किसी न किसी धर्म ने उसको प्रभावित किया होगा ना। इंडियन सोसाइटी में सत्य की बात आई तो धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ने, अहिंसा की बात आई, जैन धर्म ने प्रमोट की होगी। तो किसी सोसाइटी की जो एथिक्स आज हमारे जिस रूप में दिखाई दे रही है, जो हमारे पास है, वो एथिक्स कैसे बनी, किन फैक्टर्स ने उस एथिक्स को बनाया, इसी का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स। अब समझ में आ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स में क्या अंतर है? सेम नहीं है ना? अब सेम तो नहीं समझोगे। चल, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जो एथिक्स को, किसी सोसाइटी की एथिक्स को डिफाइन करता है या शेप करता है या डायरेक्ट करता है, वो है पावर। पावर में जैसे लोग रहेंगे उस सोसाइटी में वैसी चीजों को वैल्यू मिलती रहेगी। जब शासन में हिंसक लोग रहेंगे, वायलेंट लोग रहेंगे, वायलेंट लोग रहेंगे तो सोसाइटी में वायलेंस को मान्यता मिलने लगेगी, वायलेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी। तालिबान, बिना हिंसा के ये लोग शासन में आ ही नहीं सकते, तो अब इनके लिए हिंसा, वायलेंस एक एथिकल कंडक्ट माना जाता है इनकी सोसाइटी, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं। खासकर ट्राइबल सोसाइटी जितनी भी हुआ करती थी, ट्राइबल सोसाइटी में फिजिकल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ, को प्रमोट किया जाता था। जो जितना बलशाली, जो जितना ताकतवर, वही उतना सही माना जाता था, क्योंकि यही उनके सर्वाइवल की कंडीशन थी। क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली आदमी ज्यादा शिकार मार गया, ज्यादा शिकार करेगा, ज्यादा फूड कलेक्ट करेगा, ज्यादा, और अपने फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को सेव करने में उतना ही सक्षम होगा, इनेबल होगा। इसलिए वहां वायलेंस को एथिकल माना जाता था। तो पावर में जैसे लोग रहेंगे वैसे ही एथिक्स की, जो सोसाइटी की है, वो एथिक्स बनेगी। बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल समझना है तो पावर समझो। सोसाइटी, आपकी एक यूएसए है और एक यूएसएसआर या चाइना मान। यहां के जो पावर सेंटर है, पावर से मतलब पॉलिटिकल पावर हो सकती है, ऑब्लिक इकोनॉमिक पावर हो सकती है, या सोशल पावर भी हो सकती है। तो डरने की जरूरत नहीं है और रिजिडिट होने की जरूरत नहीं है कि पावर का मतलब केवल पॉलिटिकल पावर होता है, ऐसा नहीं है। पावर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो यहां की पॉलिटिकल पावर में ज्यादातर लोग कैसे हैं? कैपिटलिस्ट। अब तक अमेरिका में जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी उनमें ज्यादातर केस में राष्ट्रपति कैसे थे? कैपिटलिस्ट। तो यहां इंडिविजुअलिज्म, जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, एक एथिकल चीज मानी जाती है। मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म यहां कैसा माना जाता है? गलत नहीं माना जाता, यह ठीक माना जाता है, एथिक्स माना जाता है। तो पावर डिसाइड कर रही है कि सोसाइटी की एथिक्स क्या हो। ऐसे ही चाइना, चाइना की पावर डिसाइड करती है कि चाइना में क्या चलेगा, क्या सही है और क्या गलत। बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। वहां का राजा ही डिसाइड करता है कि एथिक्स, सोसाइटी की एथिक्स क्या होगी। वो सब कुछ डिसाइड करता है, हेयर कटिंग तक डिसाइड करता है।
ठीक है, समझ में आया ना कि पावर कैसे डिसाइड करती है। मैंने पॉलिटिकल पावर का एग्जांपल दिया है, आप इकोनॉमिक पावर का भी एग्जांपल ले सकते थे और सोशल पावर का भी एग्जांपल ले सकते थे। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कुछ बड़े टर्म्स तो नहीं बोल दे रहा मैं। एक सोशल स्ट्रक्चर और एक बोला मैंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये दोनों टर्म्स पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर से कौन डिसाइड करता है? सोशल पावर। एग्जाम्पल, इंडियन कास्ट सिस्टम। इसमें अकेला सोशल पावर का रोल नहीं है, पैट्रनाइज मिला इसे पॉलिटिकल पावर से और इकोनॉमिक पावर से तब जाके, लेकिन जो डोमिनेंट पावर थी वो सोशल पावर ही थी। सोसाइटी के डोमिनेंट ग्रुप ने डिसाइड किया कि सोसाइटी में कितना स्ट्रेटिफिकेशन होगा, किस लेवल का स्ट्रेटिफिकेशन होगा और किस नेचर का स्ट्रेटिफिकेशन होगा। तो इंडियन कास्ट सिस्टम जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक एग्जांपल है, जिसमें रोल प्ले डोमिनेंट किसने किया? सोशल पावर ने, है ना, सोशल पावर ने। इकोनॉमिक पावर भी मैनी टाइम्स रोल प्ले करती है सोसाइटी की एथिक्स का। पावर समझ लिया। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी सोसाइटी के एथिक्स को डिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहां रिसोर्स अबंडेंट है, वहां आप देखोगे चोरी नहीं होती, मारकाट नहीं होती, वहां टॉलरेंस, कोऑपरेशन, पीस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी जैसे वैल्यू प्रमोट होते है ना। ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, इस तरह की वैल्यू कहां प्रमोट होंगी? जहां रिसोर्स अबंडेंट है, खाने की कमी नहीं है, पहनने की कमी नहीं है, वहां चोरी करने की क्या जरूरत है, बेईमानी करने की क्या जरूरत है। लेकिन जहां रिसोर्स क्रंच है, ट्राइबल कम्युनिटीज, अफगानिस्तान जैसी सोसाइटीज, सीरिया जैसी सोसाइटीज, अफ्रीका में बहुत सी कंट्रीज हैं जहां रिसोर्स ही नहीं है, खाने का नहीं है मामला, तो चोरी के अलावा क्या बचता है उनके पास? वायलेंस। जहां रिसोर्स क्रंच है, जहां खाना नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, अब फूड तो जिंदा रहने के लिए फूड तो लाना पड़ेगा। ऑनेस्टी तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या करेंगे लोग? डिसऑनेस्ट हो जाएंगे और नॉन वायलेंट हो जाएंगे, और फिर ये वैल्यू बन जाएंगी सोसाइटी की कि जो जितना चुरा सकता है, जो जितना मार सकता है। ट्राइबल कम्युनिटीज में यही तो होता था, फिजिकल स्ट्रेंथ को पावर माना जाता था वहां उस समय। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा छीन सकता था, ज्यादा शिकार कर सकता था, ज्यादा मार सकता था। तो रिसोर्स क्रंच इकोनॉमिक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? इकोनॉमिक फैक्टर सोसाइटी की एथिक्स को डिसाइड करता है। अगर रिलेटिवली एग्जांपल समझना चाहते हो तो आपने कुछ समय पहले एक जनगणना में फैक्टर सुना होगा कि हरियाणा नाम का स्टेट है अपने इंडिया में, वहां हरियाणा नाम के एक राज्य में जो जेंडर रेशियो था, मोदी जी के आने से पहले मोदी जी ने बहुत सुधार करवाया इस मामले में। बेटी बचाओ बेटी अभियान, बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत उन्होंने जेंडर रेशियो यहाँ बहुत पुअर था हरियाणा में, सबसे खराब जेंडर रेशियो हरियाणा का था।
तो ये क्यों हुआ होगा? यहां जेंडर को लेकर कोई एथिक्स बनी होगी और एथिक्स ने वुमेन को डिग्रेडेड माना होगा, और इस डिग्रेडेड मानने की वैल्यू सिस्टम ही तो था, वुमेन को डिग्रेड मानना एक वैल्यू सिस्टम है, और इस वैल्यू सिस्टम के पीछे जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। क्यों? क्योंकि हरियाणा जो क्या है, एग्रीकल्चर स्टेट है, फैक्ट्री से ज्यादा यहां क्या है, एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर किस वजह से है, लैंड पर, जमीन पर। और जमीन कौन जोत सकता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में मर्द, तो लड़की की वैल्यू कम हो गई है ना। फिर भारत सरकार ने एक कानून भी लेके आया था कि जमीन में बेटी की भी उतनी हकदारी होगी, तो उस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को बचाने के लिए कम से कम लड़की होनी चाहिए, नहीं तो ले जाएगी आधा, वो भी फैक्टर है। एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी में लड़की की इंपॉर्टेंस कम होती चली गई, पेट्रियार्कल सेटअप था और लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, इसलिए दोनों फैक्टर मिले और वुमेन की इंपॉर्टेंस खत्म होती चली गई। और यही एक कारण था कि जेंडर रेशियो जो हरियाणा का था वो सबसे कम था कुछ समय पहले, 2014, 15, 16, 17 के आसपास बहुत सबसे कम था, अब उसमें सुधार हुआ है। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर भी किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की एथिक्स को डिसाइड करते हैं। अगला, ऑर्गेनाइजेशंस। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस डोमिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, किस तरह की वैल्यू प्रमोट कर रही हैं, एक बड़ा रोल प्ले करती है। इंडिया में आरएसएस और पाकिस्तान में हिजबुल्लाह टाइप के। अब ये वायलेंस को प्रमोट करते हैं और ये सर्विस को प्रमोट करते हैं, सर्व द सोसाइटी। ये निस्वार्थ सेवा में भाव भरोसा रखते हैं और ये जिहादी क्रिएट करने पर जोर देते हैं कि जिहादी क्रिकेट ही करो, हमें कश्मीर पूरा चाहिए, जिहादी बनो। तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस किसी सोसाइटी में काम कर रही हैं, इस बात से भी उस सोसाइटी की वैल्यू, उस सोसाइटी की एथिक्स प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है। गॉट द पॉइंट? आगे, टाइम। टाइम क्या है, कौन सा टाइम चल रहा है, किस दौर की बात है? दौर। टाइम का मतलब है यार दौर कैसा चल रहा है, हिंदी में दौर बोलेंगे इसको। एक ही नाम है जर्मनी, यहां एक हिटलर का दौर है और एक पोस्ट हिटलर का दौर है। इस जर्मनी में हिटलर वाली दौर में यहां की एथिक्स कुछ और है और इस पोस्ट हिटलर की जर्मनी में एथिक्स कुछ और है। ये जर्मनी कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस, फ्रीडम, लिबर्टी, टॉलरेंस सब में भरोसा कर रही है और हिटलर के दौर की जर्मनी वायलेंस, हेट्रेड, कम्युनलिज्म, वायलेंस, ये सब चीजों को प्रमोट कर रही है। तो दौर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम के लिए। इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना चाहते हो तो एक मोदी दौर है जहां एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यूज को प्रमोशन मिल रहा है और एक प्री मोदी पीरियड भी रहा था जहां एक तरह की वैल्यूज को प्रमोशन मिलता था। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा कि कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, जो चीजें क्लियर हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी है। एक्सपीरियंस, सोसाइटी ने क्या एक्सपीरियंस किया, सोसाइटी ने क्या एक्सपीरियंस किया वो
उस सोसाइटी की एथिक्स को डिसाइड करने में बड़ा रोल प्ले करती है। याद करो, इमरजेंसी, याद है 1975 की, इंदिरा गांधी जी ने थोपी थी। मोदी जी को ही बुरा कह देने से दुनिया सही नहीं हो जाती, जहां जो गलत है उसको गलत कहा जाए। अब वो इंडियन सोसाइटी ने कुछ एक्सपीरियंस किया इस दौर में, और जो एक्सपीरियंस था वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया। वो एक तरह की एथिक्स को प्रमोट करता है सोसाइटी। जर्मनी ने एक एक्सपीरियंस किया हिटलर के दौर का, फिर जर्मनी ने सीखा, एक्सपीरियंस किया नहीं किया, और फिर आज जर्मनी देखो, है ना। तो सोसाइटी अपने एक्सपीरियंस से सीख कर अपनी एथिक्स को इंप्रूव करती है, मोल्ड करती है, डायरेक्ट करती है, फोल्ड करती है। व्हाट द पॉइंट? आगे यहां तक सीख लिया हमने ये फैक्टर्स, पावर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम, एक्सपीरियंस। अब चलते हैं कुछ और फैक्टर्स। क्या है? रिलीजन। किसी सोसाइटी में जिस तरह का रिलीजन डोमिनेंट होगा, उस सोसाइटी की एथिक्स उससे प्रभावित होगी, डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हो। कैसे? ये देखो, रिलीजन, यूरोपियन कंट्रीज में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी चलती है, और ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी इंडिविजुअलिज्म, मटेरियलिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, ऐसी वैल्यूज को प्रमोट करती है। यही कारण है कि वहां कैपिटलिज्म खूब फला फूला। एक तरफ यहां यूरोपियन सोसाइटी में एक तरह का धर्म है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, एक कैथोलिक क्रिश्चियनिटी भी होती है, लेकिन डोमिनेंट कौन सी है? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, जो लिबर्टी, इंडिविजुअलिज्म में प्रमोट करती है। एक सोसाइटी है इंडिया, इंडियन सोसाइटी भी है, यहां डोमिनेंट रिलीजन है हिंदुइज्म, है कि नहीं भाई? 80% के आसपास पॉपुलेशन इंडिया की क्या है? हिंदू है। और हिंदुइज्म की वैल्यू क्या है? टॉलरेंस, संतोष, जितना कम है सेटिस्फैक्शन बोलते हैं इसको। और अगर ऑफिशियल लेवल पे देखें तो हिंदुइज्म में बौद्धिज्म और जैनिज्म समाहित है, तो नॉन वायलेंस, सत्य, इस तरह की वैल्यू, अपर ग्रह, नॉन कलेक्टिविज्म, कलेक्ट कम करना है, नॉन एग्रीगेशन, इस तरह की वैल्यू प्रमोट होती है। इसीलिए हमने देखा होगा कि एफडीआई का विरोध बहुत लंबे समय तक भारत में हुआ, क्योंकि मटेरियलिज्म, कैपिटलिज्म का उतना हमारे यहां सपोर्ट नहीं है सोसाइटी में। तो हमारी सोसाइटल एथिक्स को हम ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल आउटलुक के लोग हैं, जॉइंट फैमिली में भरोसा करते हैं। अगर कोई आदमी शादी के बाद अलग हो जाए तो उसको गलत मानते हैं, उसको नेगेटिव नजरों से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू सिस्टम को कलेक्टिव है, तो हमारी कंसाइंस किस पर काम करती है? कलेक्टिव कंसाइंस। इंडियन सोसाइटी के लोगों को लगता है कि कलेक्टिविटी इज द बेस्ट,
लेकिन अमेरिकी और यूरोपियन लोगों को लगता है कि इंडिविजुअलिज्म इज द बेस्ट। तो ये किससे डिसाइड हुआ? ये हमारे रिलीजन और उनके रिलीजन ने ही तो डिसाइड किया। फैमिली को हम इतनी वैल्यू जितनी देते हैं, किस वजह से देते हैं? अपने धर्म की वजह से देते हैं। क्या संविधान ने कहा है कि जॉइंट फैमिली रखो? नहीं। किसने बोला है? धर्म ने। तो धर्म ने, हमारे धर्म ने कहा कि जॉइंट फैमिली फॉलो करो, अच्छा होता है। और यूरोपियन सोसाइटी के जो धर्म है, जो रिलीजन्स हैं, वहां उन लोगों को बोला गया है कि आप इंडिविजुअलिज्म फॉलो करो, वो ज्यादा अच्छा है, उससे अच्छा और जल्दी गॉड मिलेगा। तो रिलीजन ने पर्टिकुलर सोसाइटी की एथिक्स को डिसाइड किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, किस पर्टिकुलर सोसाइटी का ये इसी से रिलेटेड एथिक्स डिसाइड होती है। अगर कोई काम ट्रेडिशन में होता चला आ रहा है तो वो एथिकल मान लिया जाता है। जैसे बहुत समय तक सती प्रथा को एथिकल माना जाता रहा और ये प्रैक्टिस कम से कम 1000 साल चली। 1000 साल तक कोई चीज चल रही थी, तभी चल सकती है ना जब ट्रेडिशन और वैल्यूज में, कल्चर में उसको वैल्यू, रिस्पेक्ट मिला हो, उसको रिकॉग्निशन मिला हो। तो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की जो एथिक्स है वो वहां के ट्रेडिशंस और कल्चर से डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। अगर कॉन्क्रीट एग्जांपल के तौर पे समझना है तो जॉइंट फैमिली को लेकर हमारा जो एथिक्स है वो कहां से आ रहा है? ट्रेडिशन से आ रहा है। अब ये कह सकते हैं ट्रेडिशन कहां से आ रहा है? कल्चर से आ रहा है। और कल्चर का सोर्स क्या है? रिलीजन। तो इंटर रिलेटेड है, अलग बहुत ज्यादा कर पाना मुश्किल है। ट्रेडिशन और कल्चर को रिलीजन से अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। तो एक अलग फैक्टर के तौर पे हम बस लिख देते हैं, बाकी वो इंटरकनेक्टेड ही है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब बाय ट्रेडिशन इंडियन सोसाइटी कैसी है? पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मतलब जो मेल फैमिली में मेल मेंबर हैं वो डोमिनेट होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पति को क्या बोला जाता है? जोरू का गुलाम। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि मेल इक्वल टू फीमेल हर मामले में, चाहे सैलरी के मामले में हो, काम के मामले में हो, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट हो, इनहेरिटेंस के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, सर्विस के मामले में हो, फैमिली मैटर्स में हो, हर मामले में मेल विल बी इक्वल टू फीमेल और फीमेल विल बी मेल इक्वल टू मेल। मतलब आप जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 14, 15, 16 इसी बात पर है। पढ़े ना, पॉलिटी भी सिखा दूंगा। आर्टिकल 14, 15, 16 ये क्या है? राइट टू इक्वलिटी ही तो है। और ये राइट टू इक्वलिटी है तो 18 तक, लेकिन 17 और 18 वो उपाधियों से रिलेटेड और अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। लेकिन ये तीनों जेंडर रिलेटेड इक्वलिटी से डायरेक्ट रिलेटेड है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इक्वलिटी फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इक्वलिटी फॉर ऑल इन किसमें? रोजगार में, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसकी बात को प्रमोट किया? इक्वलिटी को। और ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहा है? पैट्रियार्कल में अनइक्वलिटी। इसीलिए इंडियन सोसाइटी के आजकल के दौर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। इंडियन सोसाइटी इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज। सुना होगा, कुछ पेपर्स देखे होंगे, कुछ ऐसे इसकी थीम आती है। तो इंडियन सोसाइटी ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेडिशन बोल रहा है कि पैट्रियार्की अच्छी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि मेल विल बी इक्वल टू फीमेल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, ऑफ पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ या रिलीजियस लाइफ। अब एक आउटलुक बोल रहा है ट्रेडिशनल आउटलुक, वही पैट्रियार्क को फॉलो करो,
पिताजी को ज्यादा वैल्यू दो घर में मम्मी से। और कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है बेटा मम्मी और पापा दोनों बराबर है, बहन और भाई दोनों बराबर है, कुछ अंतर नहीं कर सकते आप, डोमिनेटिंग नहीं हो जा सकते सिर्फ आप एक मेल हो इसलिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा है और ट्रेडिशन हमारा कुछ और कह रहा है, इसीलिए सोसाइटी ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, इसीलिए बोलते हैं। गॉट द पॉइंट? ट्रेडिशन, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया हमने। लीडरशिप, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की लीडरशिप कैसी थी या कैसी है, इस बात से भी उस सोसाइटी की एथिक्स डिसाइड होती है। हमारी सोसाइटी में गांधी जी पैदा हुए, हमारी इंडियन सोसाइटी को लीड किया किसने? गांधी जी ने। इंडिया को लीड किया किसने? गांधी जी ने। तो हमारे यहां कौन सी वैल्यू प्रमोट हुई? सत्याग्रह की। और पाकिस्तान को लीड किया किसने? पाकिस्तान को किसने लीड किया? जिन्ना साहब ने। एंगर, वायलेंस। हमारे यहां सरकार के खिलाफ आंदोलन करना हो, किसी जाति के खिलाफ आंदोलन करना हो, किसी धार्मिक संस्था के खिलाफ आंदोलन करना हो, कलेक्टरेट के सामने आंदोलन करना हो, हम धरना देते हैं। हम क्या देते हैं? धरना। जंतर मंतर पे आए दिन धरने होते रहते हैं। किसान आंदोलन साल भर चला, कहीं वायलेंस दिखाई दी? नहीं दी। सत्याग्रह हो रहा था। अन्ना आंदोलन चला, निर्भया आंदोलन चला, कितने ही आंदोलन रोज चलते रहते हैं इंडिया में। नर्मदा आंदोलन चला, चिपको मूवमेंट था। इंडिया में जितने भी आंदोलन स्वतंत्रता के बाद हुए, ज्यादातर आंदोलन कैसे रहे? सत्याग्रह का पालन हुआ, नॉन वायलेंस, धरना देते हैं लोग, है ना। अभी नीट के खिलाफ एग्जाम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वो भी नॉन वायलेंट है। यूपीएससी में चेंज के लिए 2014-15 के आसपास एक आंदोलन चला था, वो भी नॉन वायलेंट था, है ना। सरकार से रोजगार बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया। अभी साक्षी मलिक के केस में आंदोलन हुआ था, पहलवानों ने आंदोलन किया था ब्रजभूषण के खिलाफ, वो भी नॉन वायलेंट आंदोलन था। तो हमारे यहाँ 90% से ज्यादा आंदोलन कैसे होते हैं? नॉन वायलेंट। लेकिन चले जाओ आप बगल के देश में, पाकिस्तान में, वहां अगर किसी को कुछ मनवाना है तो क्या? एक ही रास्ता है, हथियार। तो ये हथियार का रास्ता पाकिस्तानियों ने अपनाया, या पाकिस्तानियों को सही लगा, वहां की एथिक्स ने वायलेंस को प्रमोट किया। तो क्यों? क्योंकि उनकी लीडरशिप ही ऐसी थी जो एंगर और वायलेंस को सही मानती थी, और उसने उसी मीन को अपनाकर वो हासिल किया जो वो हासिल करना चाहते थे। हमने भी वही हासिल किया जो हम हासिल करना चाहते थे, लेकिन हमारे मीन सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, एजुकेशन, अंबेडकर, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे लोग थे जो नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन, डिस्कशन, कंसेंसस, इस तरह की वैल्यूज पे बात करते थे। लेकिन ये जिन्ना साहब मार दो, काट दो, याद है वो एक संडे था 1946 का रहा है शायद, एक संडे, वो वायलेंस ही थी। उसी दिन से मारकाट हुई थी, दंगे शुरू हुए थे, कम्युनल वायलेंस। तो किसी सोसाइटी की लीडरशिप डिसाइड करती है कि वहां का वैल्यू सिस्टम क्या हो, एथिक्स क्या हो। क्लियर? फिलोसॉफी, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में किस तरह की फिलोसॉफी को प्रमोट किया गया, किस तरह की फिलोसॉफी वहां डोमिनेंट है, और इसको डायरेक्टली आप रिलीजन से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि फिलोसॉफी दुनिया भर में ज्यादातर रिलीजन का सोर्स रही है या उससे अटैच्ड रही है। एकदम प्योर फिलोसॉफी वेस्टर्न सोसाइटी में मिलती है। इंडियन फिलोसॉफी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलीजन से अटैच्ड रही है, क्योंकि इंडियन फिलोसॉफी का जो सोर्स है वो उपनिषद है, और उपनिषद को धर्म से अलग करना बड़ा मुश्किल है। वेद हैं, गीता की एक फिलोसॉफी है, सब रामायण में एक फिलोसॉफी है मर्यादा की। तो ये सारी फिलोसॉफी हमारे इंडियन सोसाइटी में धर्म से एसोसिएटेड है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजन न्यूट्रल फिलोसॉफी भी प्रमोट हुई। जो प्योर फिलोसॉफी थी वो भी एथिक्स को प्रमोट करती है, और एथिक्स को सेव करती है, डायरेक्ट करती है, गाइड करती है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है गांधी
गीता की फिलोसफी है हमारे देश में, गीता की फिलोसफी है महाभारत वाली, कृष्ण जी वाली गीता, कोई और गीता मत समझ गीता कृष्ण जी वाली गीता है हमारे देश की फिलोसफी, है कि नहीं? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म। तो हमारी फिलोसफी ने निष्काम कर्म की बात को प्रमोट किया। लेकिन इस्लामिक सोसाइटीज में निष्काम कर्म को वैल्यू नहीं मिलती, वहां सकाम कर्म को वैल्यू मिलती है, सकाम कर्म को वैल्यू मिलती है। उनकी नजर में गोल हमेशा रहता है, वो बिना गोल के जिहादी नहीं बन सकते, क्योंकि यहां आदमी की जान लेने की बात आती है तो बताया जाएगा कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिल सकता है, तुम्हें प्रपोजल्स होते हैं वहां। तो गोल पहले आएगा, कर्म बाद में आएगा। हमारे यहां कर्म पहले है, गोल की चिंता नहीं करनी। तो हमारी एथिक्स इस्लामिक सोसाइटी की एथिक्स से डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वहां की फिलोसफी गोल ओरिएंटेड है और हमारी फिलोसफी ड्यूटी ओरिएंटेड है। समझ आ रहा है ड्यूटी और गोल में अंतर? थोड़ा सा और आगे समझेंगे। एजुकेशन, किस सोसाइटी ने किस तरह की एजुकेशन को अडॉप्ट किया, यही उस सोसाइटी की एथिक्स को डिसाइड करने में बड़ा रोल प्ले करती है। इसके लिए 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, एजुकेशन के मामले में 3 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाए। एक ले लेते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, यूरोपियन कंट्री बेटर। यहां सेक्युलर एग्जाम एजुकेशन है। यहां की एजुकेशन कैसी है? यहां की एजुकेशन है सेक्युलर, ठीक है। और एक है इंडियन सोसाइटी, जो सेक्युलर होने का चोला तो ओढ़े है लेकिन ट्रेडिशन का पीछा नहीं छोड़ पा रही है। इसका दावा है हमारी एजुकेशन सिस्टम का, हमारी एजुकेशन सिस्टम का दावा है कि हम सेकुलर हैं, एनसीईआरटी यही दावा ठोकती है, लेकिन वो ट्रेडिशन को पीछे नहीं छोड़ पाती। ये कहां दिखाई देता है आपको? रामायण महाभारत आपको क्लासों में पढ़ाई जाते मिलेंगे, गीता पढ़ाई जाती मिलेगी। प्रेयर का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, स्कूल्स में जितनी भी प्रेयर्स होती हैं सब में भगवान को याद किया जाता है, धर्म, और किसी न किसी हर प्रार्थना में कोई ना कोई भगवान जुड़ा होता है, देवी। अरे किसी भी स्कूल लेवल पे कोई भी कल्चरल नॉन कल्चरल किसी भी तरह की एक्टिविटी होती है जहां 100 200 500 लोग इकट्ठे होते हैं, और हर स्कूल में साल भर में 10 से 20 ऐसे इवेंट्स होते हैं, और हर एक इवेंट में सरस्वती पूजा होती है। दीप प्रज्वलन सुना होगा? नहीं सुना, देखा नहीं है? मैं सही और गलत की डायरेक्शन में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम सेकुलर होने का दावा ठोक रहे हैं लेकिन ट्रेडिशन का पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये एक इंडियन सोसाइटी की एजुकेशन सिस्टम की एक स्टाइल है। सही है या गलत है तुम खुद डिसाइड करना, मैं नहीं बोलूंगा इस पर, तुम ये डिसाइड करना। यहां की एजुकेशन सिस्टम में आपको दीप प्रज्वलन की कोई कहानी नहीं मिलेगी, प्रेयर की कोई कहानी नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी प्रेयर की कहानी तो इस तरह नहीं मिलेगी कि हे देवी हे देवा हमको दे दे वरदान एजुकेशन का, सरस्वती देवी फलाना, ऐसा नहीं होगा। एक इंडियन एजुकेशन है, दावा यह है हमारा कि हम सेकुलर हैं लेकिन हम ट्रेडिशन को नहीं छोड़ पाते हैं। और एक तो रिलीजियस, टोटली उन्होंने कोई दावा मतलब चोला ओढ़ा ही नहीं, पाकिस्तानी एजुकेशन, जहां रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन है स्टेट का, ऑफिशियल बन गया है, मतलब पाकिस्तान बाई नेचर एक रिलीजियस स्टेट है, तो वहां कोई चोला नहीं है और वहां प्रॉपर धर्म पढ़ाया जाता है। तो वहां का वैल्यू सिस्टम उसकी एजुकेशन सिस्टम से सीखा। हम सेक्युलर हैं, ऑडी खरीदेंगे लेकिन ऑडी के सामने नारियल भी फोड़ेंगे। हम सेक्युलर हैं, लैपटॉप खरीदेंगे, पहले दिन जब आएगा तो स्वास्थ्य भी बनाएंगे। हम एक लिमिट तक सेक्युलर हैं, उसके बाद ट्रेडिशन है। लेकिन पाकिस्तान में सब ट्रेडिशनली है, ठीक है। और द पॉइंट,
हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स ऑफ सोसाइटी समझा। कितने फैक्टर समझे? 5 इस तरफ समझे, पावर, इकोनॉमिक फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम एंड एक्सपीरियंस। टाइम से मतलब था पीरियड, पीरियड मतलब दौर, और फिर 6 इधर समझे, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड कल्चर, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लीडरशिप, फिलोसॉफी और एजुकेशन। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जहां आपसे यह पूछा जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स ऑफ सोसाइटी, तब आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे अच्छा आंसर। उम्मीद करता हूं अब मैंने आपको इतना कैपेबल बना दिया है कि आप आराम से फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स पर अच्छा एक आंसर लिख सकते हैं। चलो ठीक है, आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिक्स तक समझ लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ आ पाया हूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।